हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर का आगाज, और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स से शुरू करेंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जर्नी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इनकी एक खास बात ये है कि इन एलिमेंट्स में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस हिसाब से हम लोग मतलब लिखते हैं, अब अबव प्रिंसिपल, हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें यूज करके हम लोग एक सीक्वेंस हमें पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में। अब मेरी कहने की बात यह है कि इन सारे एलिमेंट्स में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके, एकदम सबसे क्लाइमैक्स में आता है, वो वाला इलेक्ट्रॉन जाता है इन एलिमेंट्स के, ओके, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में। बस अब खास बात इनमें यह है कि आप अगर आप बाकी ग्रुप्स को देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि एस ब्लॉक देखो, ये रहे एस ब्लॉक वाले, या फिर डी ब्लॉक देखो, ये रहे डी ब्लॉक वाले, या फिर आप एफ ब्लॉक ही क्यों ना देखो जो अंदर अब छुपे हुए, मैंने इनको बाहर नहीं निकाला, रेलेवेंट नहीं है, हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना इसलिए, और ये तो बेसिक चीजें हमें पता है। पर बात मेरी बताने की है, ये तीनों भी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे मेटल्स ही है, एकदम बेसिक चीज। पर पी ब्लॉक की बात जब हम करेंगे तो यहां पर तो भाई हरियाली ही हरियाली, एकदम वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे कि देखो, अब मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं, ये रहा अपना बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ओके, पोलोनियम, ये सारे हैं हमारे मेटलॉइड्स। ओके, अब एनसीईआरटी में भले बोरॉन को नहीं बोला है मेटलॉइड करके, पर फिर भी नॉर्मली हम लोग इसको मेटलॉइड ही कहते हैं। अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नॉन मेटल ही समझ लेना, पर मेरा बताने का मतलब है, देखो बीच में यहाँ पर मेटलॉइड्स बैठे हुए हैं मस्त इस पी ब्लॉक में, ओके, अपना घर बना के, जैसे कि हमारे बिल्डिंग में ब्लॉक्स होते हैं, वैसे कि यहाँ पर इस ब्लॉक में बैठे हुए। इसके साथ इनके अलावा देखो यहाँ पर इन मेटलॉइड्स के ऊपर राइट मतलब लेफ्ट साइड पे, अब लेफ्ट साइड हो गई ये करेक्ट, तो इस लेफ्ट साइड पर बैठे हुए हैं सारे नॉन मेटल्स, और इसी तरह से इनके हमारे निचली तरफ, ओके, राइट साइड पर निचली तरफ, ओके, ये है भाई मेटल्स ही मेटल्स। तो एकदम रंगीन है हमारा पी ब्लॉक। ओके, तो अब इसी के केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इसके पहले ग्रुप से, जो कि है ग्रुप 13। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को कहते हैं मोरॉन फैमिली। क्या सुना आपने? मोरॉन? मैंने मोरॉन नहीं कहा, मैंने तो बोरॉन कहा। ओके, तो मैं बोरॉन को अक्सर मोरॉन कहता हूं, तो इसीलिए वैसे बोरॉन मोरॉन नहीं है, और ना ही ये जो बोरॉन फैमिली है, मतलब ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, ये भी मोरॉन नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। देखेंगे हम लोग कितने प्यारे हैं आगे, सरकास्टिकली बोल रहा हूं मैं, पर सच में प्यारे ही है। ओके, अब मैं सच में बोल रहा हूं। तो शुरुआत करेंगे इन ग्रुप 13 एलिमेंट से, जिसमें कौन से एलिमेंट है भाई? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, जैसे चाहिए वैसे याद कर लो। मैंने तो इस सीक्वेंस में ही याद कर लिए, ओके, क्योंकि इतनी बार आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे ना, इस रिदम के बारे में, मतलब इस सीक्वेंस के बारे में, हमेशा याद रखना। डाउन द ग्रुप सीक्वेंस में याद रखने का फायदा होगा, प्रॉपर्टीज जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी आप कोरिलेट कर पाओगे। तो डाउन द ग्रुप ऐसे याद रखा है मैंने, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जिस रिदम में रखना है आप रखो। लास्ट में जो निहोनियम है, इसको याद नहीं भी रखा आपने इतना तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि भाई इसको याद नहीं रखा? क्योंकि इसकी बात बहुत कम ही होगी पूरे चैप्टर में। क्यों? अब ये भी एक सवाल है। क्योंकि ये निहोनियम जो है सबसे पिछड़ा हुआ है, मतलब पिछड़ा नहीं, सबसे अभी रिसेंट वाला है, पर इन लोगों से बिछड़ा हुआ है, सॉरी पिछड़ा नहीं। तो क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये निहोनियम भाई साहब है सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड और रेडियो एक्टिव भी। तो अब हम ही बना रहे, ऊपर से ये रेडियो एक्टिव भी है, तो ज्यादा मात्रा में हमारे पास है नहीं,
ऊपर से ये भग जा रहा है, तो इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है हमको ज्यादा, तो इसीलिए इसकी केमिस्ट्री ज्यादा डेवलप नहीं हुई है और हमारे एनसीईआरटी में भी इसकी केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। तो ये जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिस्ट्री हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। चलो, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब भाई देखो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप इनके आउटर मोस्ट शेल को देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल का एक फिक्स्ड पैटर्न दिखेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि क्या है भाई, NH2NP1। अब आप देखो, ये सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, बिल्कुल बरोबर, या फिर टेक्स्ट बुक में भी देख लेना, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी दिया होगा, ओके, टेबल में ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जाके एक बार खुद से वेरीफाई करके देखना। अब ये तो भाई बच्चों वाली चीज है, मतलब ये तो भाई बहुत इजी वाली चीज है, तो आप ये खुद कर सकते हो, आई होप। अब नीट लेवल पे हम लोग थोड़ा ओके चीजों को और डेप्थ में जाने की सोचेंगे, और डेप्थ में समझने की सोचेंगे, और जो सिंपल सी चीजें हैं जो आप खुद से भी समझ सकते हो, उनमें हम लोग ओके फटाफट एक बार वेरीफाई करेंगे, गो थ्रू करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में लास्ट में आपको, जैसे कि बोरॉन के केस में देखो 2s2 2p1 मिलेगा, ठीक है, और अंदर हीलियम इनर्ट गैस कोर होगा। वैसे ही एल्यूमिनियम के केस में 3s2 3p1 मिलेगा और अंदर होगा इनर्ट गैस का कोर, वो है नियॉन। सिमिलरली अब देखो, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट बुक में, आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, मैं वही लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही लिख रहा हूं, ओके, आर्गन, और उसके बाद फिर 3d10 4s2 4p1, यही होगा गैलियम का, फिर उसके बाद क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1 इंडियम का, और फिर थैलियम के केस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ठीक है, और फिर 4f14 5d10 6s2 और 6p1, 4d के बाद 5d। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आपको देख के क्या समझ में आएगा कि यहां पर जो बाहर का जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, जो कि है देखो बोरॉन के केस में ये सेकंड शेल, एल्यूमिनियम के केस में थर्ड, यहां पर देखो गैलियम के केस में फोर्थ शेल, इंडियम के केस में फिफ्थ, और थैलियम के केस में ये रहा सिक्स्थ शेल। तो बाहर के आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के अगर हम लोग अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग इनर कोर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगा, देखो ये जो रेड में मैंने मार्क किया है, इसके अंदर देखना आप, ओके, मैं अब हाईलाइट कर देता हूं। तो अंदर के इसमें बोरॉन के केस में है भाई इनर्ट गैस हीलियम, करेक्ट, सिर्फ एल्यूमिनियम के केस में भी एक इनर्ट गैस ही है अंदर, मतलब इनर्ट गैस का ही कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का। वैसे गैलियम को देखोगे ना, तो अंदर एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, मतलब अंदर का कॉन्फ़िगरेशन में एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्लस ये 10d इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा अलग रंग से हाईलाइट करता हूं, ये लो, ये 10d इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से यहां पर फिर से देखो, इंडियम के केस में भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखना ध्यान से, इस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में ये 10d इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे। आप क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 10d इलेक्ट्रॉन्स भी है इसमें, क्लियर, प्लस इनके अलावा भी ये 3 वाले में से 4 वाले, ओके, 4d वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं क्रिप्टन में, देखो। तो मतलब क्रिप्टन में 3d10 है और उसके अलावा सॉरी इंडियम में 4d10 भी है। तो यहां पर दोनों में भी, गैलियम और इंडियम में, इनर्ट गैस कोर के साथ d इलेक्ट्रॉन्स भी है, 10-10 d इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है हमको ये चीज, क्लियर। और 10-10 मतलब ये इंडियम में ये 3d10 भी है, 4d10 भी है, क्लियर। गैलियम में सिर्फ एक ही 3d10 है, ओके, मतलब 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रही है बात। चलो फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो फिर से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन थैलियम में हमारे, पर थैलियम में ना और एक चक्रम चीज हो रही है, ये 10d वाले इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके कॉन्फ़िगरेशन में, उसके साथ साथ ये 4d वाले 10 भी है, 3d वाले 10 भी है, क्लियर। जैसे कि इंडियम में मैंने बताया था 4d वाले 10 भी है, 3d वाले 10 भी है, ऊपर वाले। वैसे थैलियम में 5d 10 के साथ साथ 4d 10 और 3d 10 भी है, पर उसके साथ साथ गिफ्ट में एक्स्ट्रा हमें क्या मिला है,
ये 4f के भी 14 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। तो देखने पर हमें समझ में आता है भाई साहब, ये सब रामायण कथा देखने पर, कि इनके इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग अलग है। अंदर का, बाहर का शेल छोड़ के अंदर का कोर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, और यही चीज अफेक्ट करती है उनके बाकी के प्रॉपर्टीज और इनकी केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या वेरिएशन है ये समझने के बाद, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आगे के प्रॉपर्टीज पर हम लोग बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लेंगे एटॉमिक रेडिया। इजी प्रॉपर्टी से शुरू करें हम लोग, ठीक है। तो एटॉमिक रेडिया अगर हम लोग बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, तो मतलब हमको सीखना क्या है इसमें, कि भाई ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है इनमें एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसा है ये सीखना है। और इसमें भी मैंने बताया था आपको, निहोनियम के बारे में बातें नहीं होंगी। अभी भी देखो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निहोनियम तक गए ही नहीं हम लोग, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री डेवलप्ड है नहीं। तो याद रखना, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स की, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की। अब इसमें एटॉमिक रेडियस का अगर वेरिएशन हमको समझना है, तो नॉर्मली हमें अगर पता है ही नॉर्मली कि जनरल ट्रेंड जो होता है एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन का, वो क्या है भाई, इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि सपोज ये बोरॉन का है, एल्यूमिनियम का है, गैलियम का है, इंडियम का है, थाइलियम का है, तो ऐसे साइजेस बढ़ते जाएंगे। शेप साइज पे मत जाना, शायद सेम ही दिख रहे होंगे, पर मुझे बताना है कि भाई साइजेस बढ़ती है डाउन द ग्रुप। पर हमें दिखने में क्या आता है, अब देखो ये साइजेस क्यों बढ़ती है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भाई हम लोग शेल्स जो है नीचे नीचे जा रहे, तो एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है, करेक्ट, और उस शेल की वजह से साइजेस बढ़ रही है। बेसिक सी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये जनरल ट्रेंड तो हमको पता है, पर इन एलिमेंट्स के केस में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इनका साइज, मतलब एटॉमिक रेडियस, सिंपल, ओके, जो कि दिया है पिकोमीटर में, तो हमें क्या दिखता है कि भाई बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे नीचे जा रहे हैं हम लोग, साइजेस तो बढ़नी चाहिए। तो 88, 143, अबे 135 हो गया, मतलब ये तो साइज कम हो गई यहां पर। अरे ये कहीं पर तो गड़बड़ दिख रही है, करेक्ट। फिर चलो साइजेस बढ़नी चाहिए, तो 135 से 167, 170, चलो बढ़ रही है, मतलब यहीं पर कुछ गड़बड़ है। एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में गड़बड़ दिखाई दे रहा है, और दिख क्या रहा है कि एक्चुअल में एल्यूमिनियम से बड़ा साइज होना चाहिए गैलियम का। जैसे कि मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो सपोज ये एल्यूमिनियम का एटम है, तो गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, पर हो क्या रहा है भाई, देखो एल्यूमिनियम से साइज गैलियम का छोटू है, छोटू, देखो 143 एल्यूमिनियम का साइज है और गैलियम का 135, तो छोटू साइज है। अब ये क्या नई चीज हो रही है, तो इसके पीछे का राज छुपा है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हम लोग ने देखा है कि भाई जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ओके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, साइजेस बढ़नी चाहिए, पर जैसे ही बोरॉन से गैलियम में जाएंगे, हमें पता है कि यहां पर गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भले भले आर्गन के साथ साथ, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, और फिर यहां पर 4s2 4p1, ये इसका बाहर का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बाहर के शेल का, आउटर मोस्ट शेल का, पर अंदर भाई साहब जो गेम में चेंज ला रहे हैं ये 10d इलेक्ट्रॉन्स, ये तो है गैलियम के केस में जो चेंज ला रहे हैं। अब जब हम लोग इनर कोर देखेंगे, जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, देखो ये रहा अपना इनर कोर, ठीक है, इनर्ट गैस के साथ साथ ये 10d, ये बाहर वाले बाहर के, तो न्यूक्लियस तो बेचारा भैया यहीं पर है, इनर कोर में ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोलो ना, यहीं पर न्यूक्लियस है। अब वो क्या सोचेगा, देखो जैसे ही नीचे नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो भले मैं बोल रहा हूं कि साइज बढ़ रही है, पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो एल्यूमिनियम से गैलियम पर आ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम का है, ये सपोज गैलियम का है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। अब इस बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज के सामने जो खड़ा है वो है 10d इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और ये 10d इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं, ओके, मतलब क्या, बेचारे डट के नहीं खड़े हैं हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ओके, ये ऐसे है कि भाई कामचोर है, मतलब, तो निकम में 10d इलेक्ट्रॉन्स, मजाक के लिए बोल रहा हूं, एकदम दिल पे मत लेना,
समझने के लिए मजा आए थोड़ी, इसीलिए। तो इन 10d इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़ी सी कामचोरी कर रहे, थोड़ा सा है ना, अच्छे से शील्डिंग नहीं कर रहे, बचा नहीं रहे, शील्डिंग मतलब बचा नहीं रहे इन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, न्यूक्लियस से। तो क्या हो रहा है फिर, न्यूक्लियस तो भाई पहले से ताकतवर तो हो गया है, एल्यूमिनियम टू गैलियम, ऊपर से ये पुअर शील्डिंग कर रहे, तो न्यूक्लियस तो एकदम तगड़ा खींच रहा है फिर इनको, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और फिर इसके चक्कर में खींचने पर इलेक्ट्रॉन्स पास आ रहे, तो फिर क्या होगा, साइज छोटू हो जाएगा। और यही हो रहा है कि एल्यूमिनियम टू गैलियम जब जाते हैं हम लोग, तो साइज छोटू हो जाता है। बात समझ में आ गई? ओके, चलो फटाफट अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर आते हैं। अब वही कहानी, जनरली हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, डिक्रीज होती है। अब इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग को पता है जनरल ट्रेंड्स के हिसाब से साइजेस बढ़ती है नीचे नीचे आने पर, तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि मोस्टली सबसे दूर ही होगा न्यूक्लियस से, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन, वो तो और दूर दूर जाएगा, और दूर दूर जाएगा। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और कम कम लगेगी, ओके, लेस एंड लेस लगेगी। सपोज यहां पर लग रही है 5, तो यहां पर लगेगी 3, यहां पर लग रही है 1, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो एनर्जी निकालने के लिए, इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है, इसी को तो कहते हैं हम लोग IE, करेक्ट। और ये IE क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लॉजिक समझ में आ गया? चलो, अब यहीं पर इस ग्रुप में भी हम लोग चाहेंगे तो यही होना चाहिए, मतलब चाहते तो हम लोग, सिंपल सी चीज ही है भाई, ज्यादा कहानी में ट्विस्ट ना हो, पर कहानी में ट्विस्ट तो आते ही रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना। अरे देखो, आपके जहन में क्या रखते हो कि भाई एक्सेप्शन से भरी हुई है, पर अगर आप समझोगे इन एलिमेंट्स को, ओके, तो आप ऐसे नहीं रखोगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो उन 100 बच्चों में आप देखोगे कितने अलग अलग वैरायटी होती है, किसी को क्या पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को क्या, तो कोई बड़ा बन के कुछ और बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, वैसे ही कोई म्यूजिशियन बनेगा, कोई डांसर बनेगा। मतलब कितनी ही वैरायटी है, कितनी ही पसंद अलग अलग है, ओके, कितने अलग अलग प्रॉपर्टीज है आपके दोस्तों के, आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनके। तो ऐसे ही हम लोग 100 ही तो एलिमेंट्स पढ़ रहे ऑलमोस्ट, ओके, बाकी के तो 18 तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग। अब आप क्यों नहीं ऐसे समझ सकते इन एलिमेंट को, क्यों नहीं इनको मान सकते कि भाई इनकी भी तरह अलग अलग ही होंगी, इनकी भी वैरायटी, इनकी भी फितरतें, इनकी भी पसंद नापसंद अलग अलग होगी, तो ये अलग अलग तरीके से ही बिहेव करेंगे, और अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखेंगी इनकी, वही चीज है। तो यहाँ पर भले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ट्रेंड मानते हैं, क्यों? क्योंकि चीजें जनरलाइज करने पर समझने में आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड ट्रेंड के हिसाब से तो हमें समझ में आ गया कि भाई कम कम होनी चाहिए थे IE। तो जब हम लोग देखने जाते हैं इन एलिमेंट्स को कि भाई बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में कैसे हो रहा है ट्रेंड का वेरिएशन, या फिर कैसे हो रहा है वेरिएशन IE का, तो ये रही IE। अब हम लोग बात जब IE की करते हैं तो हम लोग हमेशा, अगर मैं बोलूं नहीं कि कौन से IE की बात चल रही है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चल रही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी चल रही है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी चल रही है, कौन सी चल रही है, तो हमेशा हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मानते हैं। वो तो सिंपल सी बात है, बेसिक वाली बात है, सबको पता है। तो जब मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखूंगा बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम, फिर बाद में गैलियम, इंडियम, थैलियम तक, तो मुझे दिख रहा है कि बोरॉन, ये रहा, बोरॉन का 801 है किलो जूल्स पर मोल में, ओके, मतलब किलो जूल मोल इनवर्स में, वही एल्यूमिनियम का 577 कम हो रहा है। फिर यहां पर अरे एल्यूमिनियम टू गैलियम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, पर यहां पर तो बढ़ रही है, ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। फिर से गैलियम टू इंडियम में कम होनी चाहिए थी, तो भाई कम हो रही है 579 टू 558, ठीक है, गैलियम टू इंडियम। और फिर बाद में इंडियम टू थैलियम देखो, अरे भाई साहब 558 टू 589 कम होनी चाहिए थी, पर बढ़ रही है। तो इन दो केसेस में कुछ अलग बिहेवियर दिख रहा है, ओके, हटके बिहेवियर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो भाई कि डिक्रीज जो है स्मूथली नहीं है, डिक्रीज तो हो रही है, जैसे कि 800 से लेके 500 500 500 589 तक आ गई है, तो डिक्रीज तो है भाई, पर स्मूथ नहीं है। अब जो स्मूथ क्यों नहीं है, वो दो चीजें हम लोग ने देखी, दो जगह पे कुछ वेरिएशन दिख रहा है, कुछ अलग बिहेवियर दिख रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी दिख रही है बिटवीन गैलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, और इंडियम एंड थैलियम। देखो बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम और इंडियम एंड थैलियम। अब ये क्यों है, वही राज फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ही पेज पे जाते हैं, देखना यहां से ध्यान से। यहाँ पर
यहां पर मैंने लिख के रखा है ना, तो देखो जब हम लोग एल्यूमिनियम टू गैलियम जा रहे हैं यहां से यहां तब गड़बड़ दिखाई दे रही है, और फिर इंडियम टू थैलियम जा रहे हैं यहां से यहां तब गड़बड़ दिख रही है। क्या गड़बड़ दिख रही है कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। अब इसका राज क्या हो सकता है? सिंपल, देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ इनर्ट गैस और बाहर का शेल है, वही गैलियम के केस में इनर्ट गैस के साथ 10d इलेक्ट्रॉन और बाहर का शेल। अब सेम लॉजिक, ये 10d इलेक्ट्रॉन एकदम पुअर शील्डिंग करेंगे, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या ही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सिंपल। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पर यहां पर नीचे आने पर ये बीच में जो 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उतनी फुर्ती से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर रहे, जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में भाई फुर्ती दिखा रहे ये। ओके, ये जो नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है फुर्ती से बाहर के तीसरे वाले हमारे जो शेल है, लास्ट शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स को बचा रहे। पर यहां पर आर्गन के बाद ये जो 10d इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भाई काम चोरीगिरी कर रहे हैं, ये फुर्ती से नहीं बचा रहे, मतलब पुअर शील्डिंग कर रहे हैं। पुअर, ये एक शील्ड की तरह खड़े हैं, एकदम होल है, सपोज समझ लो शील्ड में, तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है घुस के बाहर जाएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अंदर लेके आएगा, मतलब क्या ही है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा इन शॉर्ट। अब कस के पकड़ेगा, नीचे आ रहे हम लोग तो न्यूक्लियस जितना कस के पकड़ना चाहिए था उसे ज्यादा कस के पकड़ेगा, क्योंकि हमारी शील्ड ही खोखली है। अब ज्यादा कस के पकड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो इतनी ज्यादा लग रही है भाई कि एनर्जी कि वो एल्यूमिनियम से ही ज्यादा लग रही है। जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में देखो कितनी थी, 577, तो गैलियम के केस में 579, ज्यादा लग रही है, मतलब थोड़ी सी और ज्यादा लग रही है एल्यूमिनियम से। समझ में आ गई राज क्या हो रहा है यहां पर? उसी तरीके से इंडियम थैलियम में भी वही राज है। अब देखो फिर से यहीं पर आएंगे हम लोग, यहीं पर सब खेल है। नीचे नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यहां पर इंडियम के केस में न्यूक्लियर चार्ज सपोज इतना है और सपोज थैलियम के केस में इतना है, मैं बस रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। अब बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज के सामने खड़े कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? देखो यहां पर तो 10d इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पर बाद में नीचे आने पर 14f इंडियम से थैलियम पर आ रहे हैं हम लोग, तो ये 5 मतलब 5d इलेक्ट्रॉन्स है, 4d इलेक्ट्रॉन्स है, 3d इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पर इनके साथ साथ 4f इलेक्ट्रॉन्स भी है हमारे थैलियम में, और ये जो है और भी निकम्मे है, मतलब ये भी निकम्मे ही है। हमारे d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके जैसे ही ये भी पुअर शील्डिंग करते हैं। अब पुअर शील्डिंग करते हैं तो क्या करेंगे, ये सब मिलके इतनी पुअर शील्डिंग कर रहे, डी वाले तो कर रहे, एफ वाला भी इनमें जुड़ गया, तो यहां पर तो सिर्फ डी वाले पुअर शील्डिंग कर रहे थे, 4d और 3d। किसी केस में? इंडियम के केस में। चलो नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और ऊपर से शील्डिंग और घटिया तरीके से की जा रही है, क्योंकि ये डी वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े, ठीक है, इनके साथ साथ 4f वाले भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो भी पुअर शील्डिंग करते, तो मतलब भाई और भी खराब सिचुएशंस आ गई, और न्यूक्लियस के लिए तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। तो इसीलिए फिर क्या होगा, यहां पर बहुत ही पुअर शील्डिंग होने लगेगी। ओके, और इतनी पुअर शील्डिंग होने लगती है कि भाई इतनी शील्ड हमारी खोखली है कि भाई न्यूक्लियस बहुत कस के पकड़ रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को, 6s 6p वाले, और फिर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है हमारा, ओके, इस 6th शेल में, उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर कस के पकड़ रहा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, और इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है भाई साहब कि ये इंडियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है ना, उससे भी ज्यादा लग रही है। देखो इंडियम में लगती है 558 और उससे भी ज्यादा एनर्जी लग रही है 589 थैलियम में। समझ में आ गई कहानी? तो अगर एक लाइन में इसको मैं सारांश कर दूं तो ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे निकम्मे डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं। ओके, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसकी वजह से हमें दिखती है ये डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी होती है डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केस में। तो बहुत ही मजेदार चीज क्या हो रही है मालूम है क्या? डाउन द ग्रुप पहले डिक्रीज होती है फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। जैसे आप देख सकते हो, देखो बोरॉन, ये रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की, टू एल्यूमिनियम जा रहे हैं हम लोग, 1.5 2 से 1.5 हो गई, डिक्रीज हो रही है, तो वही लिखा है फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली। अब 1.5 से 1.6
उससे 1.7 और फिर उससे 1.8, तो मार्जिनली इंक्रीज हो रही है। अब देखो यहां पर ये जो डिक्रीज हो रही है बोरॉन टू एल्यूमिनियम, ये क्यों हो रही है? सिंपल लॉजिक है, हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाते हैं साइजेस बढ़ती है, तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम भी साइज बढ़ी ही है। देखो बोरॉन 88 एटॉमिक रेडियस, एल्यूमिनियम 143 एटॉमिक रेडियस, साइज बढ़ गई है। और जब कभी साइजेस बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डायरेक्ट संबंध है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसी की वजह से बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, बोरॉन की 2, एल्यूमिनियम की 1.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी। पर वही मार्जिनली इंक्रीज क्यों हो रही है फिर? ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो देखो डाउन द ग्रुप साइजेस बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते घटते जानी चाहिए, पर यहां पर इस सिनारियो में हमें पता है कि भाई जैसे ही एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते हैं साइजेस में गड़बड़ हो रही थी, साइज छोटी हो रही थी, करेक्ट। फिर बाद में आगे भी आप देखोगे तो इंडियम टू थैलियम साइज बढ़ रही है, पर बहुत ही कम ही बढ़ रही है। तो ये जो गड़बड़ियां है एटॉमिक साइजेस में इन एलिमेंट्स की, इनके वजह से इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मार्जिनल इंक्रीज दिखता है। समझ में आ गया आपको? रीजन डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स, ये वजह है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मार्जिनल इंक्रीज की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज पर जंप करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहली चीज समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। क्या वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी कहानी देखेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलिमेंट से, बोरॉन। प्यारा सा नन्ना सा मोरॉन बोरॉन, मैं जानबूझ के बोलता हूं थोड़ा बहुत आपको हंसी मजाक आ जाए पढ़ते पढ़ते। ओके, तो बोरॉन में क्या होता है? देखो पहले अगर 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज अगर हम लोग देखेंगे बोरॉन की, 801, 2427, 3659 बोरॉन की, ऐड भी कर दोगे ना, चलो 3000 प्लस 2000 5000 5800 रफली ऊपर ऊपर ऐड किया मैंने, और फिर ये 600 और 400 है, मतलब 6000 के आसपास, ओके, रफली किलो जूल्स पर मोल इतनी है सम, ओके, पहले दूसरे और तीसरे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की जो मैंने अभी की। मतलब क्या? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, ओके, जो है वो जो लगती है वो सामने सामने दी थी। अगर तीनों भी इलेक्ट्रॉन को निकालनी है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो मैंने सम कर दिया इनका। सिंपल लॉजिक है ना, सिर्फ पहले को निकालने के लिए इतनी, दूसरे को निकालने के लिए इतनी, तीसरे को निकालने के लिए इतनी, तीनों को निकालने के लिए तीनों का सम। अब तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 6000 किलो जूल्स पर मोल, गजब हो गया भाई, इतनी एनर्जी लाएंगे कहां से? और बोरॉन तो भाई ये इतनी एनर्जी बोलता है, मैं मुझे देख के आपको ही 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो आप, ऐसे बोरॉन कहता है, सर क्लियर कट। तो बोरॉन तो मानने वालों में से नहीं है कि भाई कुछ जुगाड़ कर दिया बोरॉन के साथ, चलो बोरॉन प्लीज दे दो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल है। तो अगर बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल है तो इसका मतलब बोरॉन का +3 आयन बनाना, मतलब बोरॉन को बोरॉन से बोरॉन 3+ आयन बनाना मुश्किल है। बस यही चीज लिखी है, देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन क्या है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई, जो हम लोगों ने देखा, तो दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस। ठीक है, पर बोला क्या है, एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ये क्या नई गजब चीज है? ओके, चलो ठीक है, प्रिवेंट तो करता है ये चीज कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम बहुत ज्यादा है, तो बोरॉन को +3 आयन बनाने से रोक रहा है, पर फिर उसको सिर्फ फोर्स कर रहा है टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये क्या नई बला है भाई? ऐसा क्यों? क्यों भाई बोरॉन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाए? क्योंकि बोरॉन खुद ही वैसे बिहेव कर रहा है। देखो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, निकलवाने के लिए बोरॉन से इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब बोरॉन को इन 3 इलेक्ट्रॉन से लगाव है ना। देखो कोई भी चीज अगर एलिमेंट से, एटम से निकलवानी है और वो अगर निकलवाने नहीं दे रहा है, ओके, निकलने नहीं दे रहा है, मतलब उसको लगाव है उस चीज से। चलो, तो बोरॉन को भी उनके 3 इलेक्ट्रॉन से लगाव है। चलो ठीक है, अब लगाव वाली चीज इंसान भी लगाव वाली चीज दूर रखता है क्या? नहीं रखता भाई। अगर छोटा बच्चा होगा तो माँ बाप को लगेगा कि उनको हम पास रखें, करेक्ट, मम्मी पापा को आपके, तो भाई बोरॉन को क्यों नहीं लगेगा कि मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं पास रखूं? बिल्कुल लगेगा। तो इसके वजह से
ये जब दूसरे एटम्स इसके पास आते हैं तो ये बोलता है कि भाई देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मेरे पास चाहिए। और ऐसे सिनारियो में ना बोरॉन बोलता है कि भाई मैं पूरी तरीके से तुम्हें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाऊंगा, मतलब पूरे मन से, पूरे दिल से। जैसे कि भाई सोडियम जो है पॉजिटिव आयन बन जाता है और पूरे दिल से एकदम खुशी खुशी से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो मेरा कहने का लॉजिक ये है कि जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब अगर इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के अगल बगल में, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है, जो एक्सट्रीम केसेस में होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे एटम के अगल बगल में, ओके, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के अगल बगल से दूर निकल गया है, तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस में हम लोग कहते हैं कि भाई एटम हमारा आयन बन गया है। और फिर ये ऐसे जो इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरीके से दूर निकल गए होते हैं और वो दूसरे एटम के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पास रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है और आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, पर वही उल्टा केस जब कभी एटम नहीं चाहता है उसके इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दूसरे एटम के सानिध्य में जाए, मतलब दूसरे एटम के शरण में जाए और उसके शरण से निकल जाए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा दूसरे एटम से कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ना मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं, पूरी तरीके से तुम्हारे तरफ नहीं दे सकता, तो थोड़े बहुत देर मेरी अगल बगल भी घूमने चाहिए ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मुझे इनसे लगाव है। तो ऐसे सिनारियों में फिर यहां पर ये दूसरे एटम के साथ समझौता कर लेता है कि भाई थोड़ी देर मेरे तरफ रख लेना, थोड़ी देर तेरे तरफ रख लेना, मतलब थोड़ी देर मेरे तरफ इसको टाइम स्पेंड करने दे, थोड़ी देर तेरे तरफ टाइम स्पेंड करने दो। इस चक्कर में ये शेयरिंग कर लेते, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और बोरॉन यही करता है क्योंकि उसको लगाव है, सोडियम के जैसे उसको लगाव नहीं, ऐसे नहीं है, तो इसीलिए ये दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स बनाता है। पर जैसे ही हम लोग बोरॉन से आगे एल्यूमिनियम पर बढ़ते हैं, देखो, बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, होता क्या है, जो सम है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का, जैसे कि बोरॉन के केस में लगभग 6000 के आसपास था, अब एल्यूमिनियम के केस में देखो सम करके 2700 प्लस 1800, मतलब मैं ऊपर से प्लस कर रहा हूं एकदम डिटेल में, ओके, टेंस और यूनिट्स प्लस नहीं कर रहा हूं, तो 2700 प्लस 1800 रफली कुछ 3700 और फिर 3500 के आसपास होगा, और फिर ये 500 ही है, मतलब 3600 के आसपास। अब भाई साहब देखो, एल्यूमिनियम में से तीनों भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो पहले के लिए इतने, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब टोटल तीनों को निकालना है, तो टोटल इतनी एनर्जी जो मैंने प्लस की उतनी लगेगी, सिंपल लॉजिक। तो 3700 किलो जूल्स पर मोल बोरॉन के कंपैरिजन में तो काफी कम है, तो एल्यूमिनियम कहता है कि मैं तो भाई रेडी हूं 3 इलेक्ट्रॉन्स देने को, ऐसे ऑलमोस्ट, और इसीलिए एल्यूमिनियम उसके 3 इलेक्ट्रॉन को उसके सानिध्य से, उसके अगल बगल से दूर भेज के खुद आयन बन जाता है और Al3+ आयन फॉर्म कर पाता है। यही नहीं, तो एल्यूमिनियम जो है ओके ये सब कुछ करता है और ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करता है, ओके, इसीलिए इसको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी कहते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? अब देखो ये मेटल तो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये खुद में एक फितरत रखता है पॉजिटिव बनने की, तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हाईली क्यों? क्योंकि इसकी फितरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। वजह क्या है? कम सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज, ओके। हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स बोल लेता हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो क्लिक हो जाएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी एल्यूमिनियम के केस में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। देखो, जैसे ही हम लोग एल्यूमिनियम से नीचे आते हैं, ओके, चलो बोरॉन की कहानी ठीक है, एल्यूमिनियम की कहानी ठीक है, ओके, पर जैसे ही उससे नीचे बोरॉन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम और थैलियम पे आते हैं, तो कहानी में थोड़ी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? अब बेसिक लॉजिक क्या था मेरा, आपको ये आयन फॉर्म हो रहे नहीं हो रहे उसके बारे में बताने की। देखो, चलो बोरॉन के केस में भले आयन्स फॉर्म नहीं हो रहे +3 वाले, फिर भी बोरॉन अपना 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसका इस्तेमाल कर रहा है बॉन्डिंग में। तो हम लोग कहते हैं कि बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्लियर? तो वैसे ही अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब छोड़ देता है,
इसका मतलब होता यही है कि ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है, ओके, बॉन्डिंग के लिए। तो इसीलिए एल्यूमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आपको पता ही है। अब वैलेंसी को हम लोग बड़े हो गए ना, तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से रेफर करते हैं। अब वैसे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी फर्क है, पर बेसिक जो चीज है, ओके, जो वैलेंसी में हम लोग कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड या फिर शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट, वो होता है वैलेंसी। वैसे यहां पर भी एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एल्यूमिनियम 3+ आयन बन रहा है, ओके, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मतलब ये इसकी वैलेंसी है, तो इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। पर ये एक डिफरेंस याद रखना हमेशा कि जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सपोज मैंगनीज की बात करूं मैं, तो मैं कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 है, कुछ कंपाउंड्स में होता है, बिल्कुल देखेंगे हम लोग डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में, अभी नहीं घुसते उसमें। तो इसका मतलब मैंगनीज +7 आयन फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये थोड़ी सी एक फर्क है। भले ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट का वो दिख रहा है, इसका मतलब वो आयंस फॉर्म करे ऐसा नहीं है। हट के समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा सा, ओके। जैसे वैलेंसी में और उसमें क्या साम्य था वो मैंने बताया, और क्या अलग है थोड़ा बहुत वो भी मैंने बताया, ठीक है। तो बोरॉन एल्यूमिनियम तक की कहानी में भाई ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं। पर जैसे ही हम लोग नीचे जब आते हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम के केस में कुछ अजीब बिहेवियर भी हमें दिखने को मिलता है। ये +3 मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन और एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, ये गैलियम, इंडियम और थैलियम भी इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर इनके साथ साथ ना इनका एक इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अब वो कौन सा एक, और ये कौन से 3 के बारे में बात चल रही है, बेसिक है। हम लोग IE की बात कर रहे थे, मतलब हम लोग ओके पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन इनके निकालने की बात करें, तो जो मोस्ट लूजली बाउंड होगा, जो कि कौन से होंगे भाई, सिंपल है, सबसे बाहर के शेल वाले NS2NP1 वाले। तो इसमें से तीनों भी इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही थी बोरॉन एल्यूमिनियम के बारे में। अब जब हम लोग आ रहे हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम के बारे में बात करते करते, तो यहां पर भी NS2NP1 है। इंडियम के केस में भी, एक मिनट, S की जगह पर मैं P लिख दिया, तो इंडियम के केस में भी क्या है भाई, NS2NP1 है। थैलियम के केस में भी NS2NP1 है, सेम टू सेम ही है सबके केस में, ओके। तो यहां पर गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनके NS2NP1 के ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के पहले कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, फटाफट लिख देता हूं मैं, ये 10d इलेक्ट्रॉन्स। इसके केस में ये भी 10d इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4d वाले, और ये 3d वाले भी होते हैं, क्लियर। इसके साथ साथ इनर्ट गैस तो है ही, इनर्ट गैस में जो कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है ही, और इनमें भी ये 10d इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और ये 14f इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और फिर इनर्ट गैस तो है ही, प्लस ये जो 3d और 4d वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी है इनमें। तो कहानी में ट्विस्ट कब आता है, क्योंकि यहां पर कब आता है, मतलब यहीं पर आता है। कैसे आता है मुझे बोलना है, ऐसे आ जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप हम लोग आ रहे, पर शील्डिंग पुअर हो रही है, ओके, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग घट रही है, नीचे नीचे आ रहे, तब हम लोग ने देखा है अभी, ओके, यहाँ पर सिर्फ 10d इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर ये 10d इलेक्ट्रॉन्स और ये 10d इलेक्ट्रॉन, जैसे 20d इलेक्ट्रॉन्स है तो और खराब शील्डिंग, और यहां पर ये 30d इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये 14f इलेक्ट्रॉन्स भी है तो और भी खराब शील्डिंग। समझ में आ गई शील्डिंग कैसे कम हो रही है। चलो, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज की ताकत बढ़ रही है, ये एकदम ऐसे चौड़ा हो रहा है, और इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं ये और खराब शील्डिंग कर रहे हैं, मतलब इनमें, इनके शील्ड में और बड़े बड़े होल्स हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस तो एकदम कस के पकड़ना शुरू करेगा, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, करेक्ट, ओके। यहां पर इसकी पावर इतनी है, शील्ड में हमारे थोड़े बहुत होल है तो कस के पकड़ रहे हैं, यहां पर नीचे पावर ज्यादा हो रही है और शील्ड में हमारे होल और ज्यादा हो रहे हैं तो और कस के पकड़ेगा, करेक्ट। तो टेंडेंसी जो है कस के पकड़ने की तो बढ़ रही है भाई, ओके। वैसे नीचे और ज्यादा पावर बन रही है न्यूक्लियस की, और ज्यादा होल हो रहे हैं शील्ड में, और कस के पकड़ेगा। समझ में आ रही है बात। और पकड़ किसको रहा है, कस के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, और इनमें भी सबसे पहले किसको भुगतना पड़ रहा है ये सब चीज का फल, अरे भाई साहब ये हमारे NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखो ये वाले, ये तो भाई बाहर है, मतलब और बाहर है,
ओके, एस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पास होते हैं पी से ज्यादा, ठीक है, तो किसके पास भाई, न्यूक्लियस के पास। तो पहले इनको पछाड़ लेता है न्यूक्लियस और फिर इनको पछाड़ लेता है, मतलब इनको कस के पकड़ना शुरू करता है। तो नीचे नीचे जाते हैं तो इनको और ज्यादा कस के पकड़ना शुरू करता है न्यूक्लियस, क्योंकि टेंडेंसी बढ़ रही है ना न्यूक्लियस की यहां पर बाहर के इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ने की। तो इसके वजह से जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, ये जो अंदर के दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको NH2 वाले, इनकी जो टेंडेंसी है पार्टिसिपेट करने की बॉन्डिंग में वो घटते जाती है। अब वो घटते जाएगी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये 2 और 1 मिलके 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी घटेगी, करेक्ट, बॉन्डिंग में। ये लिखा मैंने, टेंडेंसी घटेगी बॉन्डिंग में। वैसे ही क्योंकि इनको कस के पकड़ा हुआ है, तो भाई ये जो गैलियम इंडियम थैलियम है ये बोलेंगे कि भाई मेरे ये जो NH2 वाले हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का पकड़ के रखा हुआ है, पर ये जो बाहर के NP1 है इनको इतना नहीं है जितना NH2 के लिए पकड़ के रखा है। तो ये NP1 वाले इस्तेमाल किए जा सकते हैं आसानी से देन NH2 वाले। तो ये 1 वाले जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि इनको ज्यादा कस के पकड़ा हुआ है तो ये ज्यादा आसानी से बाहर निकलेंगे, मतलब ज्यादा आसानी से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जो है बाहर आने की वो बढ़ेगी +1 की, तो इसका मतलब +3 की टेंडेंसी कम होगी, +1 की टेंडेंसी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। यही हमको समझना है। तो देखो यही चीजें लिखी हुई है मैंने, एक बार फटाक से गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। तो however down the group due to poor shielding effect of intervening DNF orbital, जैसे हम लोग ने देखा इनके बहुत ही खराब शील्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, the increased effective nuclear charge holds NS electrons tightly। समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली होल्ड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यही चीज को, यही फिनोमेना को, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, ये NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, याद कैसे रखोगे, ये अंदर का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह रहा है इनर्ट, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, करेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी को कहते हैं। ओके, अंदर के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करने के इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ओके, इनर्ट बिहेवियर दिखा रहा है हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता क्यों है, न्यूक्लियस के कस के पकड़ने की वजह से, तो इसीलिए लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये न्यूक्लियस का कस के पकड़ना। ओके, समझ में आ रही है बात। तो ये पकड़ रहा है कस के, इसीलिए ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा न्यूक्लियर चार्ज का कस के पकड़ना इन NH2 इलेक्ट्रॉन्स को, एंड देयर बाय हो क्या रहा है इससे, रेस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। बिल्कुल उसी तरीके से हो क्या रहा है इसके वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो वही हो रहा है। और इस चक्कर में देखो गैलियम, इनफैक्ट गैलियम इंडियम एंड थैलियम बोथ +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ये तो मैंने समझा था पहले ही, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि अब ये भी इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, तो इसीलिए गैलियम इंडियम और थैलियम +3 तो शो करते ही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनको निकालना नामुमकिन है, करते हैं। ओके, निकाल सकते हैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को गैलियम इंडियम थैलियम के केस में, पर उसके साथ साथ ये जो 1 वाले निकल रहे हैं आसानी से, इसी वजह से +1 भी शो कर रहा है, यही हम लोग ने देखा भी, करेक्ट। अब इस चक्कर में मैंने समझा आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन की स्टेट, ये जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, करेक्ट। टेंडेंसी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की बढ़ रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और +3 की घट रही है, करेक्ट, फॉर द हेवियर एलिमेंट्स। ओके, +1 की, अब +3 की घट रही है, ये मैंने बताया आपको। तो इसमें +1 की कैसे बढ़ रही है उसका ऑर्डर दिया, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम, करेक्ट। देखो एल्यूमिनियम से ज्यादा टेंडेंसी है गैलियम की, गैलियम से ज्यादा इंडियम की, इंडियम से ज्यादा थैलियम की, तो नीचे नीचे जा रहे तो वही हो रहा है ना। देखो एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम, टेंडेंसी बढ़ रही है उसी ऑर्डर में। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है, थैलियम के केस में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये प्रीडोमिनेंट है, मतलब मोस्टली यही शो होता है, थैलियम का +1 बोला क्या गया है, और whereas the +3 oxidation state is highly oxidizing in character।
अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, अगर ये +3 को हाईली ऑक्सीडाइजिंग बोला गया है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे को एकदम कस के ऑक्सीडाइज करता है, तो खुद एकदम अच्छे से रिड्यूस होता है। ठीक है, यही तो होता है ना, अगर दूसरे को तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो खुद एकदम अच्छे से रिड्यूस हो जाओगे। ये सिंपल लॉजिक है। ओके, रिडॉक्स में पढ़ा होगा आपने। अब खुद अच्छे से रिड्यूस होगा मतलब रिडक्शन मतलब क्या है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो खुद एकदम अच्छे से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले, जैसे उसको चाहिए वैसे वो लेके, एक तो वो थैलियम 1+ बनेगा क्योंकि ये स्टेबल है। ओके, मतलब प्रीडोमिनेंट है, मतलब अच्छा खासा शो कर रहा है ना, मोस्टली है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। करेक्ट। और वैसे भी हमको पता ही है नीचे नीचे जा रहा है तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। करेक्ट। तो थैलियम के केस में तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी खासी होगी। चलो, तो ये क्या करेगा, +1 में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को खा के, रिड्यूस होके, क्योंकि ये कस के रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ गई बात? उल्टा कहता हूं मैं। ओके, थैलियम 3+ जो होता है ये काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पटकन फटाक से एकदम 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स खा लेता है और थैलियम 1+ या फिर थैलियम बन जाता है। अब क्योंकि ये एकदम थैलियम बन जाता है, और क्योंकि ये एकदम खुशी खुशी ये इलेक्ट्रॉन खाता है, तो ये एकदम खुशी खुशी रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट। और ये खुशी खुशी रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए दूसरों को एकदम खुशी खुशी ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसीलिए ये थैलियम 3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही लिखा है, द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये +3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब बोला है ये कि भाई कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एनर्जी कंसिडरेशंस, मतलब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, आर, ओके, ये कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयनिक, मोर मैं ऐसे लिखता हूं, आयनिक देन दोज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कभी भी देखो अगर कोई चीज कंपैरेटिव लिखी गई होगी ना, तो मेरा ये तरीका है लिखने का, इससे थोड़ा ईज हो जाता है समझने में। इनऑर्गेनिक में बहुत बार ऐसे कई सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, पता ही है आपको, मोर आयनिक, लेस आयनिक, कोवेलेंट, ये वो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस वगैरह वगैरह सब कुछ। करेक्ट। तो उसके हिसाब से अब ये बोला गया है कि भाई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स है, द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज्यादा आयनिक है देन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स। अब इसका लॉजिक क्या बनता है, ऐसा क्यों है? देखो, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसी चीज के बारे में चल रही है बातें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ओके, जो सबसे लूजली बाउंड होगा वो काफी कम एनर्जी लगेगी, और उसी कंपैरिजन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर दूर भेजना होगा हमारे एलिमेंट को, जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स है, तो करना क्या पड़ेगा भाई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका सम होगा, तब जाके जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी चाहिए रहेगी तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, मतलब इन शॉर्ट इन्वॉल्व करने के लिए बॉन्डिंग में। करेक्ट। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा है। करेक्ट। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक के लिए। तो इन तीनों को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना, ओके, और इस एक को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने में, ओके, क्या फर्क आएगा कि ये जो तीनों है इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटम के विसिनिटी में रहेंगे, करीब रहेंगे। जैसे बोरॉन के करीब रह रहे थे उसके 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लग रही इसीलिए। और वही ये एक इलेक्ट्रॉन जब वो देंगे तब वो भाई छोड़ देंगे इस एक इलेक्ट्रॉन को, बोलेंगे चलो जाओ, चलेगा, तुम जा सकते हो। ओके। और मोस्टली ये सब, ये जो एक इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज है, ये बन कहाँ रही है, ये निचले वाले एलिमेंट्स में बन रही है, हेवियर मेंबर्स में बन रही है, गैलियम, इंडियम, थैलियम में। करेक्ट। थैलियम में तो भाई ये जो +1 वाला है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब थैलियम बोलता है तो मेरा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जा, 3 इलेक्ट्रॉन में नहीं दूंगा बॉन्डिंग के लिए, ऐसे कह रहा है। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, ठीक है, तो ये तो +1 हो जाएंगे, ठीक है, एटम ग्रुप 13 के। वही 3 इलेक्ट्रॉन जाने पर ये +3 नहीं बन रहे हैं, ओके, आयंस, ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को करीब रख रहे और इन्हीं के मदद से दूसरे एटम्स के साथ, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे। वही यहां पर, ओके, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है उसमें शेयरिंग का ज्यादा मात्रा होगी, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, तो थोड़ा कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा यहां पर। करेक्ट।
आयनिक नेचर नहीं होगा ऐसे मैं कह नहीं रहा हूं, पर कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को जाने देगा थोड़ा आसानी से, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हमारे ग्रुप 13 वाले एटम की विसिनिटी में नहीं रहेगा, दूसरे एटम की विसिनिटी में रहेगा ज्यादा, तो यहां पर थोड़ा आयनिक नेचर ज्यादा है और कोवेलेंट नेचर कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब दूर गया है तो ऐसे थोड़ा ट्रांसफर टाइप चीजें हो गई है ऑलमोस्ट। ओके, ऐसे केसेस में तो कोवेलेंट नेचर कम है किसमें, जहां पर +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की बात चल रही है। ओके, और कोवेलेंट नेचर ज्यादा है जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग की बात चल रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की बात चल रही है। उल्टा कहूंगा मैं तो यहां पर आयनिक नेचर कम है 3 वालों के केस में, और यहां पर आयनिक नेचर ज्यादा है 1 वाले के केस में। तो देखो +1 में ज्यादा आयनिक नेचर देन +3, देखो +1 आयनिक नेचर ज्यादा देन +3, जिसमें देखो आयनिक नेचर कम है। बात समझ में आ गई? सपोज यहां पर कंपैरेटिवली बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं +1 में ज्यादा आयनिक नेचर देन +3। तो देखो +1 में आयनिक नेचर ज्यादा है, ओके, और +3 में कम है, करेक्ट। तो यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ज्यादा है, इसीलिए देखो ज्यादा +1 वाला इज ग्रेटर देन +3, ग्रेटर देन +3। क्लैरिटी आ गई? तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी पर ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। मतलब ये कैसे रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन, विथ एसिड्स, एल्कलीज, विथ हैलोजेंस। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर से। अब बोरॉन जो है भाई इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, पर एल्यूमिनियम जो होता है, ओके, ये फॉर्म करता है वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम लिया, ये एयर के साथ रिएक्ट करके अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है ऑन द सरफेस। अब यही ऑक्साइड लेयर इस एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है, विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। किसके अटैक भाई? ऑक्सीजन के अटैक से। एयर मतलब हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। क्लैरिटी आ गई दिमाग में? तो एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, जैसे कि यहां पर बनाई है एल्यूमिनियम ने, विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। अब कौन सी ऑक्साइड लेयर? Al2O3 भाई, और कौन सी होगी? करेक्ट। अब जब मैं अमॉर्फस बोरॉन को लूंगा, पाउडरी बोरॉन को और एल्यूमिनियम को, ओके, मतलब अगर मैंने अमॉर्फस बोरॉन लिया, चलो, और मैंने एल्यूमिनियम मेटल लिया, चलो मैंने लिया, ओके, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सपोज लिया मैंने, ऑन हीटिंग इन एयर, अब मैंने इनको एयर में हीट किया, ठीक है, किया, तो ये मुझे बना के देंगे ऐसे ऑक्साइड्स B2O3, Al2O3, ऐसे। ठीक है, फॉर्म्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स B2O3 एंड Al2O3 रेस्पेक्टिवली। अब अगर मैं इन्हीं बोरॉन को और एल्यूमिनियम को, जैसे कि यहां पर अब ऑक्सीजन के साथ देखा हम लोग ने, तो अगर बोरॉन और एल्यूमिनियम का ही फॉर एग्जांपल मैं लूं, ओके, इनका इंटरैक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, ठीक है, तो इनके साथ भी क्या मिलेगा हमको? देखो, विथ डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसीलिए हाई टेम्परेचर के लिए ये ट्रायंगल्स, ओके, दे फॉर्म नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स मतलब ये ऐसे Bn, ये ऐसे Aln, ओके, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, ओके, फॉर्मूला इनका है। अब इन रिएक्शंस को आप खुद से भी बैलेंस कर सकते हो, बिल्कुल बहुत इजी चिंगू चिंगू से रिएक्शंस है, करेक्ट। तो विथ नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, जैसे हम लोग को देख पा रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर दे फॉर्म नाइट्राइड्स। क्लियर? अब एसिड्स और एल्कली के साथ कैसे रिएक्टिविटी है? अब बोरॉन भाई ना बहुत ही नौटंकी करने वाला एलिमेंट है, क्योंकि देखो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। पर एल्यूमिनियम जो है ना, वो नौटंकी नहीं करता, वो बेचारा थोड़ा सा सहयोग करता है एसिड और एल्कली के साथ, दोनों के साथ। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एक के साथ सहयोग करेगा, एल्कली को बुरा लगेगा ना भाई, तो इसलिए एल्कली के साथ भी सहयोग करेगा, रिएक्ट करेगा और कुछ चीजें बनाएंगे जो देखते हैं हम लोग। चलो क्या बनाते हैं? तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स, HCl, H2SO4 वगैरह, ओके। HNO3 के साथ क्या है उसका नाता, उसका कनेक्शन, उसका कहेंगे हम लोग केमिस्ट्री, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स, तो मैंने बताया HCl, H2SO4 वगैरह, एंड एक्वियस एल्कलीज, एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, एंड दस शोज एम्फोटेरिक नेचर। अब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी, मतलब एसिड के साथ भी, एल्कलीज के साथ भी, तो नेचर तो हम लोग उसको एम्फोटेरिक कहेंगे ना।
क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी, करेक्ट, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है एम्फोटेरिक नेचर वाला सब्सटेंस और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, क्लियर। तो वैसे ही एल्यूमिनियम भी कर रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। अब कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखते हैं। तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूटी HCl, अब मैं जानबूझ के डाइल्यूटी बोलता हूं उसको मजाक में, ओके। तो चलो, एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूटी HCl। देखो अब मैं ना जो टेक्स्ट है, ओके, उसको समझ के रिएक्शंस को मैं लिख रहा हूं, तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। जो रिएक्शंस दी हुई है ना, टेक्स्ट को समझो, रिएक्शन ऑटोमेटिक दिमाग में चिपक जाएंगी, ठीक है। रिएक्शन में कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, तो वो तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे वगैरह वगैरह, पर जो दिया है उसको समझेंगे तो रिएक्शन भी दिमाग में चिपक जाएगी। जैसे कि बोला है, देखो एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl, आपको हमको तो पता है भाई एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा मिनरल एसिड्स के साथ, तो HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl, तो एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब क्या बनाता है, एंड लिबरेट्स डाइहाइड्रोजन, तो ये तो डाइहाइड्रोजन तो बनाएगा, ठीक है, पर इसके साथ रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम के 3+ आयंस और क्लोरीन के 1- आयंस भी बनाएगा, क्लियर। अब डाइल्यूट HCl है ना, तो ये आयंस यहां पर घूम रहे हैं हमारे डाइल्यूट HCl के अंदर, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, हम लोग एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये आयंस फॉर्म हो रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में। बात समझ में आ गई। वैसे ही अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूं, हाउएवर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करता है, रेंडर्स मेक्स एल्यूमिनियम पैसिव, मतलब अगर मैं ऐसे एल्यूमिनियम लूं और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसको मैं ट्रीट करने की कोशिश करूं, तो ये एल्यूमिनियम को पैसिव कर देगा, मतलब उसको ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, पैसिव करना मतलब जोश उसका ठंडा कर दिया, ओके। जैसे कि सपोज अगर कोई है, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक चोर है या फिर कोई ऐसे दूसरों को डराने वाला इंसान है, अब बड़ा सा एकदम हीरो आ गया, ओके, सुपर पावर वाला, सपोज उसने एक चाटा मार दिया उसको, एकदम ठंडा हो गया वो हीरो, मतलब सॉरी वो चोर जो भी है, ओके, जो दूसरों को तकलीफ दे रहा है, तो उसको क्या किया भाई हमारे हीरो ने, पैसिव कर दिया। वैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पैसिव कर देता है। कैसे करता है, बाय फॉर्मिंग एन ऑक्साइड लेयर। यहाँ पर भी वही चीज, ये एल्यूमिनियम को ना इसका ऑक्साइड ही बहुत तकलीफ दे रहा है, मतलब इसके काम में टांग अड़ा रहा है, ओके, Al2O3 ऐसे। तो बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यहां पर अंदर का एल्यूमिनियम अब पैसिव हो गया, अब ठंडा पड़ गया, मतलब अब वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर लगी पड़ी है उसके ऊपर, ठीक है। उसी के जैसे, मतलब अब तो एसिड के साथ तो हो गई उसकी कहानी, HCl के साथ बताया मैंने, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या गड़बड़ था वो भी बताया मैंने। एल्कलीज की अगर मैं बात करूं, तो एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वियस एल्कलीज, जैसे कि यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, देखो एल्यूमिनियम हमारे एक्वियस NaOH के साथ, ठीक है, ओके, पर यहाँ पर पानी का भी एक रोल है, तो ये भी रिएक्टेंट में आ जाता है। एंड लिबरेट्स डाइहाइड्रोजन, तो डाइहाइड्रोजन तो दे रहा है, पर इसके साथ ना एक अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, DNF ब्लॉक, इसके बाद वही पढ़ेंगे DNF ब्लॉक, और DNF ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और ऐसा ही कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वही ऐसा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है हाइड्रोजन रिलीज करते करते, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, देखो Na+AlOH4-, तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो हमारे सोडियम पॉजिटिव के साथ जुड़ गया है और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया इसने। तो अंत में क्या है भाई, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो आप ये बात समझ लो, इस पे ऊपर ध्यान मत दो कि भाई एल्यूमिनियम किन किन एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी समझने की कोशिश करो कि बना भी क्या रहा है वो। जैसे कि डाइल्यूट HCl के साथ मिली भगत करके एल्यूमिनियम क्या कर रहा था, हाइड्रोजन गैस ही तो रिलीज कर रहा था। वैसे ही ओके, देखो डाइल्यूट HCl के साथ, वैसे ही एल्कलीज के साथ भी वो क्या कर रहा है, अंत में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज कर रहा है। तो पढ़ते टाइम पर बारीक नजर होनी चाहिए, ओके, उन चीजों पर भी जो शायद हमें टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी गई है, कि जैसे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, चीजों को देख के थोड़ा, ओके, आंखों में ब्यूटी रखेंगे, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, वैसे ही, ओके, तो चीजें हमें थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएंगी और वो हम लोग रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई एल्यूमिनियम कौन सा कॉमन कंपाउंड फॉर्म करता है बाय रिएक्टिंग विथ एसिड्स एंड एल्कलीज, तो आप तब रिएक्शन लिखोगे और फिर बाद में आपको पता चलेगा, करेक्ट, कि भाई हाइड्रोजन फॉर्म करता है। पर
आपको अगर ये पहले से ही पता होगा तो फटाक से टिक करके निकल गया आगे, क्योंकि नीट में ना टाइम ही वो एक फैक्टर है जो मैटर करता है। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी ऐसे आपकी ब्यूटी रही आंखों में तो भी आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप पहुंच जाओगे आंसर तक। बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगी बात। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है विद एक्वस एल्कली और डायहाइड्रोजन कैसे बनाता है। अब देखेंगे हम लोग उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, किसकी ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स, क्या एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या करते हैं मालूम है, ग्रुप 13 वाले हमारे एलिमेंट्स हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं, ऐसे फॉर्मूला वाले। ओके, अब इसमें ना एक्सेप्शन सिर्फ यही है, थैलियम का आयोडाइड। मतलब इस M में ना आप बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कुछ भी रखो, पर इस X2 में आप आयोडीन मत रखना फिर। ओके, लास्टली मैं बोल रहा हूं ये M मतलब सब कुछ, बोरोन एल्यूमिनियम थैलियम इंडियम गैलियम, मतलब बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, सॉरी उल्टा पुल्टा हो गया, ये इसमें से कुछ भी रखो। X2 में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां पर जब थैलियम रखोगे यहां पर तब यहां पर आयोडीन मत रखना रिएक्शन में, क्योंकि ये बनता ही नहीं है, थैलियम आयोडाइड बनता ही नहीं है। तो थैलियम और आयोडीन मत लेना M और X2 में। बाकी जो मन करे इन ग्रुप 13 एलिमेंट से ले लेना, और X2 में भी जो मन करे ले लेना, इन चारों में से बना देगा हमारा MX3 फॉर्मूला वाला ट्राइहेलाइड। ओके, तो दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस, ठीक है, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस डायरेक्ट ऐसे ही, मतलब M plus X2 इस तरह से टू फॉर्म ट्राइहैलाइड्स MX3। एक्सेप्शन मैंने बता दिया TLI3। ओके, तो जो लेना नहीं है वो बस याद रखो, बाकी का कुछ भी लेके आप रिएक्शन लिख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। ओके, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको चीजें जितनी भी हम लोग ने सीखी इस वीडियो में वो समझ में आई होंगी। अब मेरा आपको एक निवेदन है कि इसको देखने के बाद आप एक बार आपकी एनसीईआरटी अच्छे से एक बार पढ़ लो, मतलब एक बार रीड करो एनसीईआरटी को। बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी में हमारे लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, ओके, 2024 नीट के लिए जो सिलेबस है उसमें पी ब्लॉक में से कई सारी चीजें हटाई गई है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स, एनोमलस प्रॉपर्टी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब रखे गए हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स मिला के एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोर्शन बन रहा है। ओके, पर मेरा बात बताने का यही है कि लास्टली जो कंपाउंड्स है वो हट गए हैं हमारे ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, तो उनके कंपाउंड्स के बारे में जो स्टडी थी वो हट गई है, बाकी सब कुछ तो ऑलमोस्ट है। ओके, तो बाकी का जो चीज है कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी की जो चीजें हैं ग्रुप 13 में वो आप एक बार पढ़ लो। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएंगी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी इजी वाली चीजें भी आपको उसमें लिखी हुई दिखेंगी। ओके, वो भी समझ में आ जाएंगी। जो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो मैंने यहाँ पर समझाई वो तो एकदम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो समझ में आ गया था। ओके, और फिर बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो बिना अब जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।